हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है सेकंड सेशन ऑफ दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और व्हाट वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या की कॉन्सेप्ट्स है जिन पे रिपीटेडली जो है यूपीएससी क्वेश्चन आस्क करता है, और किस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम लिमिटेड नॉलेज के थ्रू भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 43 तक कर लेते हैं, 44 से कंटिन्यू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस इन डिजर्ट एरियाज इनहिबिट वाटर लॉस। तो थोड़ा ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, बट साइंस एंड टेक में भी एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सब जो है आइडिया लग जाएगा। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो, लीव्स जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर लूज कैसे करते हैं? वो एक वाटर लूज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट। उसमें क्या होता है कि प्लांट की लीव्स में जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, या ऐसे होल्स वगैरह टाइप से होते हैं। लीव्स के थ्रू जो है जब हीट होती है तो वाटर जो है लॉस होता है। ठीक है, तो इसीलिए लीव्स जो है डिजर्ट एरियाज में, क्योंकि वाटर की कमी होती है तो वाटर कंजर्व करना होता है प्लांट को, तो लीव्स में मॉडिफिकेशन होती है ताकि वाटर का लॉस जो है कम हो, इनिबिट हो। ठीक है, तो पहला है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। यस, अगर हार्ड और वैक्सी लीव्स होगी तो सर्टेनली जो है लीव्स के थ्रू जो है वाटर जो है ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ठीक है, सो ये हेल्प करता है। टाइनी लीव्स, देखो लीव का जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा जो एरिया से जो है वाटर आपका जो है लीव्स के थ्रू लीव जो है जाएगा। ठीक है, प्लांट लूज करेगा, इसलिए अगर टाइनी लीव्स होंगी तो भी जो है वाटर लॉस जो है कम होगा। और थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स की जगह थॉर्न्स होना, जैसे कैक्टस में देखते हो, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। तो ठीक है, इसका आंसर था डी, 1, 2 एंड 3। एक और चीज यहाँ पे आपको जाननी है कि जो लीव्स हो, जो प्लांट होता है वो मैक्सिमम वाटर जो है उसको बहुत कम वाटर की जरूरत होती है। अराउंड 95% ऑफ वाटर जो इनटेक करता है वो वैसे ही लूज कर देता है। ठीक है, बस जो 5% होता है वो रिमेनिंग वो जो है यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिनेरियो दिया हुआ है आपको, राइट, और उसमें पूछा हुआ है कि कौन सी टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्लाइज। तो इस टाइप के थोड़े दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, कि व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स, जैसे सुबह सुबह आप सब जो सोते होगे अपने स्मार्टफोन में अलार्म लगा के सोते होगे, तो जैसे ही आप वेकअप होते हो आपका गीजर जो है अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक है, स्मार्ट मिरर इन योर बाथरूम, जो है आपके बाथरूम में स्मार्ट मिरर है वो उस दिन का वेदर वगैरह, जैसे एक हाई फाई मूवी में देखते हो ना कि स्मार्ट मिरर जो है वेदर वगैरह दिखाने पड़ता है। ठीक है, आपका ये भी इंडिकेट करता है कितना पानी है आपके ओवरहेड टैंक में। ठीक है, और जब कोई ग्रोसरीज आप जैसे फ्रिज से लेते हो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, वो देखता है कि कुछ कमी हो गई है स्टोरेज में, मतलब कुछ ग्रोसरीज की कमी हो गई, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर देता है। अभी तो कई कई ग्रोसरी आइटम्स का हमें क्या, या तो खुद मार्केट से जाके लाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन करते हैं, बट वहां पे आपने फ्रिज से निकाला, देखा कि अरे मिल्क का जो है शॉर्टेज हो रहा है, तो मिल्क का ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे ही दरवाजा लगाए, सारी लाइट्स फैन सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, और जैसे ही ऑफिस में जाते हो तो आप अभी गूगल मैप्स तो देखते ही होगे। गूगल मैप्स, कई बार अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं गूगल मैप्स, तो वो आपको बता देता है कि कंजेशन हो रहा है और अल्टरनेटिव रूट्स। ठीक है, और लेट अगर आप मीटिंग के लिए हो तो ऑटोमेटिकली अपने ऑफिस में जो है आपका मैसेज दे। तो ये सब क्या चीज है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये कौन सी इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट एवरीथिंग is connected to internet। ठीक है, connected to internet via sensors and is interacting। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इट इज यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ हर चीज जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है और जो आपका सेंसर्स के थ्रू इंटरेक्ट करती है, और बिना मतलब आपको जो है ऑटोमेटिकली आपके सारे काम कर दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो अगेन ये भी एक तरीके से क्या है, एक एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे। एक चीज आप नोटिस करोगे कि टेक्नोलॉजी के, जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, या तो फीचर्स या फिर एप्लीकेशंस, मैक्सिमम क्वेश्चन इन पे बनते हैं फीचर्स या एप्लीकेशंस। ठीक है, ये देखना। तो इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी, जब करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी जो बहुत न्यूज में है उसको पढ़ रहे हो अगर करंट अफेयर्स में, तो उसके फीचर्स बहुत क्लियरली पढ़ने हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो बहुत क्लियरली। इनफैक्ट एप्लीकेशंस में ऐसा बहुत ब्रॉड होता है, तो बट फीचर्स स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ने, एप्लीकेशन जनरली आप दिमाग लगा के निकाल भी सकते हो। ठीक है,
नाउ अगला ये है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीपीएस टेक्नोलॉजी का प्राइम पर्पस क्या होता है कि लोकेशन फाइंड आउट करना, लोकेशन। तो किस चीज के लिए यूज की जा सकती है? मोबाइल फोन ऑपरेशन, सर्टेनली मोबाइल फोन में आप जीपीएस तो यूज करते हो, तो इट इज अ नो ब्रेनर कि आप सबको पता है। बैंकिंग ऑपरेशंस में भी जीपीएस यूज होता है कई चीजों में, एटीएम्स वगैरह में, और कई चीजों में जो है बैंकिंग ऑपरेशंस में भी जो है जीपीएस आपका यूज होता है। पावर ग्रिड्स कंट्रोल करने में भी जीपीएस यूज होता है, क्योंकि जीपीएस के थ्रू आपको अलग अलग जगह पे लोकेशन चाहिए होगा पावर पे, कि किस जगह कितना पावर जा रहा है, तो उस जगह का लोकेशन चाहिए होगा, और लोकेशन ट्रैक जानने के लिए क्या चाहिए आपको? जीपीएस, ठीक है। सो कंट्रोलिंग पावर ग्रिड, कंट्रोल करने के लिए आपको पावर ग्रिड के हर जगह का लोकेशन चाहिए होगा, किस जगह कितनी एनर्जी, और उसके लिए आपको चाहिए होगा जीपीएस। तो द आंसर इज डी, अगेन सी। जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी हमने टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे, ज्यादातर का आंसर जो है ऑल ऑल मतलब ऑप्शंस में से आता है, डी आता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, जैसे पहले हमने क्या देखा था, इन डार्क, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से कोई भी अगर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म आती है, जैसे वॉनाक्राई, पेटिया, इटर्नल ब्रू, ठीक है, अब ये टर्म्स आए तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये बड़ा ही इजी है, दीज आर रिलेटेड टू साइबर अटैक। स्पेसिफिकली ये हैं रैंसमवेयर, ठीक है। अब रैंसमवेयर क्या होते हैं ये समझ लो, क्योंकि क्या पता अगला यूपीएससी आपको रैंसमवेयर पे ही पूछ ले। तो रैंसमवेयर बेसिकली ऐसे मैलवेयर हैं जो आपको जो है लॉकआउट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से। लॉकआउट मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसमें उससे बाहर आपको निकाल देंगे, और आपका जो है एक पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा जो है अपना डेटा एक्सेस करने के लिए, और वो जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद ये रैंसमवेयर क्या आपका डेटा डिलीट कर देंगे। फिर आपको एक मेल आएगा कि आप इतना जो है पैसा जो है ट्रांसफर करो इस अकाउंट में, तभी आपको जो है ये रैंसमवेयर के जो लॉग इन करने के लिए जो है पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो रैंसमवेयर है, रैंसम मतलब फिरौती लेना, ठीक है, टू टेक रैंसम, ठीक है, यूजिंग साइबर अटैक्स, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग एप्लीकेशन कहाँ है? तो अगेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रिडिक्टेबली आप सब जानते होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, यस यू कैन डू देयर। 3D प्रिंटिंग होता क्या है? इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, की लेयर वाइज हम जो है एक आइटम को क्रिएट करते हैं। अब वो आइटम किस मटेरियल से क्रिएट होता है वो 3D प्रिंटिंग के लिए हम भर सकते हैं, उसमें कन्फेक्शनरी आइटम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बायोनिक ईयर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बायोनिक ईयर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कार्स, तो 1 2 3 तो हो ही गया वैसे ही, तो 1 2 3 हो गया, तो वैसे ही आप समझ जाओ 4 एंड 5 भी है आपका, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इन सब जगह जो है अगेन कई लोगों को डाउट हो रहा होगा इसमें, बट देखो कई बार वहां एग्जाम में ऐसे डाउट हो रहा हो तो उस पर मत जाओ। ऑब्वियस चीजें देखो, 1 2 और 3 और 4 ये ऑब्वियस है, 1 2 3 4 कहाँ है? यहाँ पे, तो डी आंसर है, ठीक है। Next is the identity platform Aadhaar provides an open application programming interface, ठीक है। What does this imply? So इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप टर्म देख रहे हो ओपन एपीआई, जो एप्लीकेशन है उसका जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो ओपन है, ठीक है। यानी इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों? क्यों आधार को हम जो है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में? क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग, आधार का जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो ओपन है, तो हर हर डिवाइस में जो है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो है हर कोई उसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को चेंज करके जो है उसमें चेंजेस लाके इलेक्ट्रॉनिक हर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको इंटीग्रेट कर सकता है। अगर क्लोज होता या ऐसा ओपन नहीं होता तो फिर आधार का जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस ओपन नहीं होता तो कोई और उसको जो है यूज नहीं कर सकते, उसका जो इंटरफेस जो है चेंज नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता था, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ओपन एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस ओपन है, तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस में आप रख सकते हो कि जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑथेंटिकेशन या तो आपके बायोमेट्रिक थंबप्रिंट से हो या आइरिस से हो, और ये इसलिए कि उसका जो है आपका एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है वो ओपन है, ठीक है। सो द आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू IRNSS, सो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो IRNSS, अगेन एक चीज मैं आपको बहुत फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे।
ज्यादातर क्वेश्चन रीसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो करंट अफेयर्स बेस्ड है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए एक बार जो है करंट अफेयर्स अच्छे से देख जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. This is correct. IRNSS covers entire India and about 55, देखो कई बार यूपीएससी से फैक्ट्स में जो है चेंजेस लाता है, तो इसीलिए फीचर्स जो है टेक्नोलॉजी या कोई भी उसके जो है क्लियरली पता होने चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूँ IRNSS के फीचर्स क्लियरली। इट इज नॉट 1500, इट इज नॉट 5500, इट इज 1500, ठीक है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो कई बार ऐसे फैक्चुअल चीजों पे ना ये क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कई बार इनको चेंज भी कर देता है, ठीक है। तो 2 इज रॉन्ग, ओके। सो वैसे भी अगर आपको ये पता होता है 2 इज रॉन्ग। इसके अलावा अगर आप थर्ड स्टेट में देखो, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडिल ऑफ 2019, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि जब IRNSS को लॉन्च करके 2017 से बोला था और 18 में भी लॉन्च करके बना रहे हैं हम, ठीक है। तो मिडिल ऑफ 2019 कैसे हम अपना एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बना लेंगे विथ फुल ग्लोबल कवरेज। So 2 is wrong, 3 is wrong. The correct answer is A1 only, ठीक है। Again this is a bit extreme, ठीक है। तो आप समझना चाहिए कि जो एक्सट्रीम चीजें हैं उस टाइप की चीजों को थोड़ा केयरफुली देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसमें अपना दिमाग लगा के लॉजिक लगाना है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। और जो आपका लॉजिकली दिमाग कहता है उसी के थ्रू जो है आंसर आप टिक मार्क लगाइए, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, बी केयरफुल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहां एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सो देखो एक और चीज स्पेस में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मिशन, स्पेस मिशंस, ठीक है। दूसरा लॉन्च व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल्स। तीसरा जो है आपका जो है सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स। ये तीन चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ कर जाना, राइट। क्योंकि ये तीन चीजें अगर आपने कर ली तो काफी जो है स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखो PSLV launch satellites are useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are mainly launched to used to launch communication satellite. तो अगर आप जानते हो कि अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स के लिए हमें लोअर रेंज में उनको लॉन्च करना होता है, तो इसके लिए नॉर्मली PSLV ही यूज किया जाता है, जबकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, राइट, जो काफी दूर होता है उसके लिए। तभी इसका नाम क्या है, GSLV, राइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सो GSLV नाम इसे ही समझो, ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location. तो अगर आपको ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा पता होगा तो जो जियो स्टेशनरी, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो होते हैं वो अपियर करते हैं परमानेंटली फिक्स्ड, बट जो आपके ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। जो पोलर सैटेलाइट, जो ये PSLV जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करता है रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होते। सो दिस इज इनकरेक्ट, 2 is incorrect, ठीक है। 1 is correct, then your answer becomes A, ठीक है। 3 भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये 4 स्टेज नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टेज है, ठीक है, 3 स्टेज है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। GSLV Mk3 is designed to carry 4 ton class satellites, तो ये GSLV Mk3 के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। It can carry 4 ton satellites into the geosynchronous transfer orbit और अबाउट 10 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये ध्यान रखना कि GSLV Mk3 है वो कम ऑर्बिट में 10 टन्स तक का ले जा सकता है, जबकि अगर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाना हो तो 4 टन क्लास का ले जाएगा, ठीक है। एंड यू नो, और ये कितना है, 3 स्टेज है, ठीक है, 3 स्टेज है, ठीक है। एंड द व्हीकल हैज 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स और 1 कोल्ड लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखो एक रिसेंटली PSLV C51 लॉन्च हुआ है, ठीक है। एंड इट हैज लॉन्च्ड अ सैटेलाइट अमेजोनिया 1। अब इसको ध्यान में रखना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये जो एक नई स्पेस एजेंसी बनाई थी इसरो ने, जो है आपकी एनसिल, राइट। सो ये जो नई स्पेस एजेंसी का फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च है अमेजोनिया 1, ये ब्राजील का सैटेलाइट है, ओके। सो इसरो ने जो नई स्पेस एजेंसी बनाई है उसका जो नई स्पेस एजेंसी बनाई है कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब जो है
उसका फर्स्ट जो सैटेलाइट लॉन्च है वो है, फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च जो है वो है अमेजोनिया 1, जो ब्राजील का सैटेलाइट लॉन्च है जो अभी हुआ है। तो प्लीज कीप इन माइंड अमेजोनिया 1, ठीक है। उसका पर्पस क्या है? इट विल मॉनिटर दी फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट, तभी अमेजोनिया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, सो लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर फॉर यू। राइट, सो विथ रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड साइंस, सो अगेन देख रहे हो करंट अफेयर्स बेस्ड है ये सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो देखो इसमें अब ना थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कुछ अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट देखो पहला हम देखते हैं ऑप्शन। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब देखो कई, दिस इज वेरी फार फेस्ट, किसी को समझ नहीं आ रहा कि सही हो सकता है या गलत हो सकता है, कोई बात। नेक्स्ट इज पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। नाउ देखो, अगर आप 2019 में करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो तब एक प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये था टू रीड दी जीनोम, कि जो जीनोम एग्जिस्टिंग है उसको रीड करने के लिए। अब 2019 में न्यूज में आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, दैट इज टू क्रिएट अ जीनोम, टू क्रिएट डीएनए, राइट, टू क्रिएट डीएनए। सो दिस इज पॉसिबल। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप समझ जाओगे दिस इज पॉसिबल, राइट। सो दिस इज करेक्ट कि ये हो सकता है, ठीक है। A piece of DNA taken out of animal cell can be made to replicate outside living cell in the laboratory. Yes, this is possible. This is nothing else but cloning. क्लोनिंग करते हैं, हमने जो है डॉली शीप का क्लोनिंग किया था ना, वो सेम प्रोसेस है ये, ठीक है, कि डीएनए निकाला और जो है क्लोनिंग की, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी। तो इसको तो हम बोलते हैं सेल कल्चर, आप सब जानते हो कि ये सेल कल्चरिंग होता है, ठीक है। पेट्री डिश में जो है सेल्स को डाल के उनको जो है एक सोल्यूशन में डालते हैं, उसको जो है कल्चर करते हैं ताकि और वो जो है रेप्लिकेट करें, ठीक है। तो जब ये तीनों हो सकते हैं, तो दी ओनली थिंग विच इज नॉट करेक्ट, और जो नहीं हो सकता है वो ये है ए, देन योर करेक्ट ऑप्शन आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, ठीक है। ना देखो कई चीजें, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है करंट अफेयर्स बड़े ध्यान से पढ़ने, कई चीजें करंट अफेयर्स अगर आपको पता होगा तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। नाउ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, नाउ अगेन हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाई? तो आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब कुछ किसी चीज में रुकावट करना, ठीक है। सो बेसिकली क्या करता है आरएनए इंटरफेरेंस? इट इंटरफियर्स इन जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, ये कि कोई जीन है, वो जो है जीन मतलब एक्सप्रेस हो, मतलब कोई जीन है, मान लो कैंसर का जीन, कि वो जीन एक्सप्रेस ना हो ताकि कैंसर ना हो, उसके लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग, यानी उनका एक्सप्रेशन रोकने के लिए। यस, दिस इज करेक्ट। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यस, आप सब जानते हो कई बार कैंसर क्यों होता है, फॉल्टी जीन्स के कारण कैंसर होता है। तो उन फॉल्टी जीन्स को कई लोगों के लिए, क्योंकि जेनेटिकली हायर डिस्पोजिशन होती है कैंसर की, ठीक है। सो उन फॉल्टी जीन्स को अगर साइलेंस कर पाए तो हम जो है कैंसर को ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। हमें नहीं पता, हो सकता है नहीं हो सकता है, बट इतना पता है 1 और 2 यहां से हमने निकाल लिए, तो आंसर हमारे पास आ ही जाता है A1, 2 and 4। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस, ठीक है। तो कुछ जीन्स जो है वायरल क्रॉप प्लांट्स में साइलेंस कर सकते हैं ताकि उनका जो है वायरल पैथोजेन से जो रेजिस्टेंस वो बढ़ जाए, ठीक है। सो द आंसर इज ए, ठीक है। नाउ देखो कई बार ऐसा होगा आपको कि कुछ ऑप्शंस जैसे 3 और 4 यहां समझ नहीं आ रहे, पर अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में ब्रीफली भी पढ़ा होता, तो 1 और 2 तो आप निकाल लेते, और 1 और 2 जब आप निकाल लेते तो इस टाइप से विदाउट एलिमिनेशन, इस टाइप से मतलब जैसे आप ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 1 और 2 है, 100% इसमें है, तो ये फिर ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक आपको जो है क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको सारे जो है स्टेटमेंट्स नहीं पता, बट कुछ स्टेटमेंट्स पता होंगे और उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज ऑन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस। तो देखो एक चीज, ये सबसे बड़ा इशू है, राइट। अभी सब कोविड कोविड को बहुत बड़ा पैंडेमिक बोल रहे हैं, आगे जाके लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ड्रग रेसिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, ड्रग रेसिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये भी बहुत बड़ा पैंडेमिक बन सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपसे पूछा है कि क्या रीजंस हैं कि क्यों ये हो रहा है। तो पहला है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल,
दूसरा है टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, तो ये तो आई थिंक आप सबको पता होगा, इसीलिए तो जो है आपका रेड लाइन कैंपेन लाए थे, ठीक है, इसी के लिए तो रेड लाइन कैंपेन लाए थे। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये भी आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स क्यों करते हैं, एज ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, एज ग्रोथ प्रमोटर्स, तो ये यूज किए जाते हैं एज ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। तो जब इनको ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह यूज किया जाता है तो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाता है, फिर जब लाइफ स्टॉक का मीट कोई कंज्यूम करता है तो उसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है वो ह्यूमंस में आ जाती है, ठीक है। एंड मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस इन सम पीपल, ठीक है। तो आपको 2 और 3 पता है, अब 1 और 4 को जो है हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो 2 और 3 यहाँ पे, 2 और 3 यहाँ पे, तो 1 तो हट ही गया आपका, 4 में दिमाग लगा। तो देखो जब हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो नॉर्मली भी अगर मैं एएमआर या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की ड्रग्स को क्यों होता है, या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस व्हाई, दिस इज बिकॉज जो भी आपका माइक्रोब है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या जो भी आपका पैथोजन है, वो ओवर अ टाइम क्या करता है, म्यूटेट करता है। और म्यूटेट करके वो क्या करता है, जो हम ड्रग्स यूज कर रहे थे ट्रीट करने के लिए, उनको क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, राइट। और वो रेजिस्टेंस नेचुरली भी ये प्रोसेस होता है, बट नेचुरली ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इनकरेक्ट डोजेस लेना, या लाइफ स्टॉक फार्मिंग करना, या खुद से जो है एंटीबायोटिक्स लेना, इसके कारण क्या है, ये जो प्रोसेस म्यूटेशन का और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का बहुत रैपिडली स्प्रेड अप हो गया। तो ये जो है मेन कॉजेस होते हैं जो आपके 2 और 3 हैं, ये माने जाएंगे, ठीक है। 4 इसलिए नहीं माना जाता, जैसे आपने कई लोगों को देखा है एचआईवी एंड टीबी भी होता है, बट अगर वो टीबी के लिए प्रॉपरली ड्रग्स लें अगर, तो उनमें जो है एमडीआर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप नहीं होता। इसलिए मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस किसी को हो भी, पर अगर वो प्रॉपरली जो है एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो उसको जो है, उसको अगर प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स लेगा वो, तो उसके अंदर जो है ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपके पास बचा बी, 2 और 3 ओनली, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो आई थिंक देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये भी एक फायदा है, आई होप आपने पिछली बार क्रिस्पर कैस 9 क्या है उसको देख के, आई होप जो पिछले कल वाले उसमें देखा था आपने, ये वाला क्या था, तो आज आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था। तो द आंसर इज ए मॉलिक्यूलर सिजर्स यूजिंग टारगेटेड जीन एडिटिंग, ठीक है, ए, द आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनका भी ध्यान रखना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी virus is transmitted much like HIV. Hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have a vaccine. तो देखो ये आप देखो और खुद ही समझ सकते हो कि दिस वन इज गलत, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा हो, अगर या बचपन में आपको स्कूल में भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन के बारे में पता होगा तो आपको आइडिया होगा कि हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ओके। Next is with reference to communication technologies, what is difference between LTE and voice over LTE, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजीज आई थिंक बहुत नाम सुना है। अभी देखो, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन करने से पहले। पहली चीज तो यार देखो, अब आपके पास क्वेश्चन आने की 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। और 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट में क्वेश्चन किन दो चीजों पे आएगा, उसके फीचर्स या फिर उसकी क्या, उसके एप्लीकेशन। तो उसके फीचर्स या एप्लीकेशन पे 5G टेक्नोलॉजी के आपको क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। तो प्लीज ये कर लेना, उसके 5G टेक्नोलॉजी के फीचर्स क्लियरली करना और उसके एप्लीकेशंस भी, ठीक है। तो ये जरूर करना है आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। सो एलटी और वीओएलटी, अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप कर पाओगे। एलटी इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, नो, वी ऑल नो 4G आया 3G के बाद, उसी के बाद ये एलटी और वीओएलटी हम जो है बात करने लगे, तो ये गलत है। एलटी इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वीओएलटी इज वॉइस ओनली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जबकि अगर आपको पता होगा वीओएलटी बेसिकली क्या करता है, वीओएलटी यही करता है कि जो वॉइस कॉल्स है उनके लिए डेटा यूज करता है, ठीक है। तो वॉइस कॉल्स के लिए भी डेटा यूज करता है, तो दोनों है वीओएलटी, दोनों वॉइस और डेटा टेक्नोलॉजी दोनों है, ठीक है। सो दोनों गलत है, द आंसर इज डी, ठीक है।
नेक्स्ट इज इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, राइट, फॉर एंटरटेनमेंट। सो देखो यहाँ है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इज a stimulated environment created and the physical world is completely shut off, जबकि वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स। तो देखो ये दोनों गलत है। बेसिकली डेफिनेशंस क्या है, इंटर एक्सचेंज कर दिए। जो सेकंड वाला है वो है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मतलब रियलिटी को आप ऑग्यूमेंट कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो। कैसे? उसमें क्या है, आप उसमें सुपर इम्पोज करके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जबकि वर्चुअल रियलिटी में एक आपको डिफरेंट रियलिटी है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। और AR allows individuals to be present in the world and improve the experience using camera और a smartphone और PC, ठीक है। सो ये भी देखो, आप एक चीज ये भी दिमाग लगा सकते हो, अगर अब मानते हो ये अज्यूम करते हो ये सही है, तो ये गलत होता, राइट। तो 1 और 3 एक साथ कहीं नहीं हो सकते, तो आप ये एलिमिनेट कर दो। आप अज्यूम करते ये सही है कि VR वाला, तो ये गलत होता, तो 2 और 4 भी कहीं नहीं हो सकता एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी देखो तो ये दोनों गलत हैं आपके। AR जो है, अगर आपको इतना आइडिया लग गया तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि 3 एंड 4 आर करेक्ट, कि VR क्लोजेस द वर्ड। सो देखो 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। या 1 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, 1 एंड 4 एक साथ नहीं हो सकते, 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। VR क्लोजेस द वर्ड एंड ट्रांसपोजेस एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग अ कंप्लीटली इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। आपका आंसर हो गया A, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। अब अगर आप देखो स्टेटमेंट्स के थ्रू ही इनर कॉन्ट्रेडिक्शन होती है स्टेटमेंट्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक है। कई बार स्टेटमेंट्स में इनर कॉन्ट्रेडिक्शन होती। अगर मैं बोलता कि VR क्लोजेस द वर्ड एंड ट्रांसपोजेस इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट इमर्शन, तो इट क्लोजेस द वर्ड। यहां बोलता कि AR कंप्लीटली शट डाउन, तो देखो दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से AR अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जबकि 1 और 3 एक साथ नहीं हो सकता, यहाँ बोल रहा है कि AR कंप्लीटली शट आउट करता है। इस तरीके से आप देखो कई बार स्टेटमेंट्स में इनर कॉन्ट्रडिक्शन होगी, तो उसको देख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो ये थोड़ा टफ है, ये इट इज अ बिट टफ वन। बट देखो इसमें बेसिकली क्या है, यूपीएससी ने डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर दोनों में क्या है डिफरेंस होता है। और ये जो पहले दो स्टेटमेंट्स हैं, that it is an electronic record that identifies the certifying authority and it is used to serve as proof of identity of an individual to access information of, ये दोनों चीजें जो हैं these are features of digital certificate। इनफैक्ट डिजिटल सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडेड होता है, ये ध्यान में रखना। डिजिटल सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडेड होता है, बट एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एंड डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट टू इंश्योर दैट जो ओरिजिनल कंटेंट है वो चेंज ना हो। सो डिजिटल पहला 1 एंड 2 इज एप्लीकेबल फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट नॉट डिजिटल सिग्नेचर, जबकि थर्ड इज फॉर राइट। सो 1 एंड 2 इज रॉन्ग, राइट, थर्ड इज करेक्ट। सो द आंसर इज C, 3 ऑनली, ठीक है। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, बट अगेन इतना लंबा चौड़ा नहीं है ये, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो ही आप इसको कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी, तो कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा होता तो ऐसे में तुक्का नहीं लेना, इनको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कभी कभी छोड़ना भी सही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय वेरिएबल डिवाइसेस। नाउ दिस इज अगेन अगेन आप देखो इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखो फिर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी में आप लोकेशन जीपीएस एम्बेड कर दो किसी के क्लॉथ में तो उसका लोकेशन पता चल जाएगा। या आप स्मार्ट वॉच लो ना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्मार्ट वॉच, ठीक है। जो स्लीप मॉनिटरिंग, अभी तो एप्पल की जो नई वॉच आई है, एप्पल की अगर आपको पता है सीरीज 6 की नई वॉच आई, वो ईसीजी भी कर देती है, ईसीजी भी करती है, तो स्लीप मॉनिटरिंग भी कर लेती है, ईसीजी भी कर देती है, ये भी सही है, ये भी सही है। असिस्टिंग दी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, ये भी सही है, ठीक है। कई लोग कान में जो है हियरिंग एड्स लगाते हैं, राइट, टू बेटर हियर, तो द आंसर इज डी। नाउ रिसेंटली, नाउ अगेन अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स हुए, इवेंट्स हुए, उनको अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। So recently, scientists observed merger of giant black holes billions of light years away from the Earth. अब इस ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है?
अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा इसका, जिसको इस ऑब्जर्वेशन में जो साउंड निकला था उसको कहा था चर्प, और इस ऑब्जर्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। इनफैक्ट आप देखोगे ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके काफी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, और जब दो मेजर जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं ब्लैक होल मर्ज हुए थे, तो उन्होंने स्पेस टाइम के फैब्रिक में क्या क्रिएट किया, रिपल, और उसी रिपल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो ई लीसा जो आपने पढ़ा था उसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ट्राइंगल पे वो अरेंज होते हैं तीन, और जब ग्रेविटेशनल वेव आएगी तो जो ट्राइंगल में जो तीन सैटेलाइट अरेंज है उनके जो किसी ना किसी में जो है डिफरेंस आएगा, ठीक है। उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम ग्रेविटेशनल वेव जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू यूज, तो ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है, इट इज करंट अफेयर्स बेस्ड। प्रपोजल टू यूज आप देख रहे हो, प्लीज इससे एक सबक ले लो कि साइंस एंड टेक इज हाईली करंट अफेयर्स बेस्ड, तो प्लीज एक बार जरूर साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स कर जाना, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू यूज हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी एज फ्यूल इन बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो HCNG का क्या बेनिफिट है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो अगेन अगर आप पढ़ते इसको उस वक्त आर्टिकल में कि क्यों प्रपोजल है, कुछ बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा, राइट, तभी है। सो द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ HCNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जीरो। तो इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बी केयरफुल, क्योंकि ये गलत होता है। अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा दैट दिस इज रॉन्ग। तो 1 तो आपका हट गया, ये भी हट गया। अब 2 एंड 3 एंड 4 ओनली। एक्चुअली एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, आपको एलिमिनेट करके करना होगा, ठीक है। सारे स्टेटमेंट्स रियल टाइम में मत पढ़ने लग जाना, कोई भी स्टेटमेंट हो एलिमिनेट करो, देखो कौन से ऑप्शन बचे, फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचा उसको देखो। नाउ नेक्स्ट इज HCNG मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, क्योंकि 4 हमें देखना है। तो देखो हाइड्रोजन और CNG का अगर प्राइस करें, हाइड्रोजन फ्यूल का और CNG फ्यूल का, तो हाइड्रोजन फ्यूल इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अगर HCNG इसके साथ मिलाएंगे तो ऑब्वियसली फ्यूल का जो प्राइस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई जगह ये बोला गया है कि जब हाइड्रोजन CNG यूज करते हैं तो फ्यूल की इकोनॉमी, मतलब कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सकता है, तो फ्यूल की इकोनॉमी बढ़ जाती है। बट अगेन इधर अगर लेस एक्सपेंसिव की बात में कही कि पर पर लीटर कितना होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप कोई एक्सपेंसिव चीज ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपने मैथ्स में एलिगेशन वगैरह पढ़ा होगा तो उसका जो है प्राइस जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी 2 एंड 3 ही है। इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन emissions and hydrogen up to 1/5 of the volume can be blended with CNG as fuel for buses। अगेन ये अगर करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो ही कर पाते हैं, ठीक है। Now, which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cell? So this is something static from NCERT। अगर आपने NCERT पढ़ी होती 6 to 10th की NCERT, तो आप ये बहुत इजीली कर पाते, ठीक है। तो plant cells have a cell wall while animal cells do not, this is correct। plant cells में cell wall होती है, animal cells में नहीं होती। plant cells do not have plasma membrane, so this is incorrect। प्लांट सेल्स में दोनों चीज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। देखो 2 इज, वैसे तो 2 इज इनकरेक्ट ही किया तो ही निकल गया आपका, ठीक है। सी थर्ड वाला भले ही नहीं पता होता तो भी हम जो है 1 और 2 को ले। तो यूपीएससी का आपने देखा ना, क्वेश्चन बनाने का, फ्रेम करने का एक तरीका है कि एटलीस्ट आपके पास कुछ मिनिमम लेवल की इंफॉर्मेशन है, तो भी आप उसको यूज करके कई बार ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। हो सकता था यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करता, फिर भी 2 बचते, तो भी मैं क्वेश्चन को एटलीस्ट इस लेवल पे तो ले आया कि अटेम्प्ट कर लूं मैं, कि 50-50 चांस पे ले आया। तो इसीलिए फोकस करना चाहिए हमेशा कि हमें जो है प्रीलिम्स में वाइड इंफॉर्मेशन हो, मिनिमम लेवल सबकी, एक सर्टेन लेवल की सब चीजों की, ताकि हम जो है वहां पे जब क्वेश्चंस आए उसके स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करके कर सके, ठीक है। Now, in context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for, so again, recent advances, so it is current affairs based। और अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्यों यूज होता है,
इट इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइज इट इज यूज्ड फॉर दिस प्रिवेंशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना थोड़ा क्लोजली दे रखे हैं, तो इसलिए कुछ चीजों को क्लैरिटी से पढ़ना है। तो ये क्यों है? माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए। कई बार क्या होता है, अगर जो सेल है ह्यूमन का, उसमें ये न्यूक्लियस है, इसका डीएनए तो होता ही है, पर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया करके चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेल का पावर हाउस। इट इज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसका अपना खुद का भी डीएनए होता है। कई बार क्या होता है, ये डीएनए फॉल्टी होता है, और ये डीएनए फॉल्टी होता है तो इसके कारण माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं एग्जैक्टली तो देखो बेसिकली एक पेशेंट कपल है और एक डोनर होता है जिसका नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे दोनों जो है एग लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइज करते हैं। दोनों एग्स को, एक नॉर्मल एग है जिसमें नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, एक में फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको जो है हम फर्टिलाइज करते हैं। और जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो कपल है पेशेंट उनका होता है, राइट। तो यहाँ पे जब इसको फर्टिलाइज करते हैं तो प्रो न्यूक्लियर जाइगोट बनता है, राइट। मतलब जाइगोट बनने से जस्ट पहले प्रो न्यूक्लियर स्टेज में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इधर से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो प्रो न्यूक्लियर जाइगोट है, इधर से इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और इस वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं। जबकि ये जो बाहर निकाला है इसको इंसर्ट कर देते हैं इसमें, इस वाले जो आपके जो न्यूक्लियस रिमूव करके जो डोनर का जहां हेल्दी माइट्रोकॉन्ड्रिया है वहां पे। और इस तरीके से जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है हेल्दी माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाता है, तो आपको जो है डिजीज नहीं होती। इसलिए इसके थ्रू जो बेबीज पैदा होते हैं उनको प्री पेरेंट बेबी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 पेरेंट्स का डीएनए है। दो तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जो जर्म लाइन डीएनए है, जो मतलब वो है नॉर्मल न्यूक्लियस वाला डीएनए। जबकि एक उस डोनर से जो उसका डीएनए आता है वो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए। माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए कहां से आता है? डोनर से, ठीक है। Now, what is the importance of using pneumococcal conjugate vaccine? So please यहाँ पे देखो, ये तब यूज कर रहे थे, बट अभी आप जो है मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि mRNA वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन क्या है और इनका क्या एडवांटेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। mRNA और डीएनए वैक्सीन क्या है, इनका क्या एडवांटेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको प्लीज अच्छे से पढ़ना है आपको, mRNA और डीएनए वैक्सीन को, ठीक है। क्योंकि कोविड के लिए आपके लिए वैक्सीन रिलीज की गई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो इधर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स में ये वैक्सीन आई होगी कि ये वैक्सीन बेसिकली हर जगह इंट्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हर जगह, जैसे अभी रिसेंटली केरला ने की है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि इस स्टेट ने जो है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है। तो आप पढ़ोगे कि यार न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन होती क्या है, और इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो वही चीज देखनी है आपको। तो बेसिकली वही चीज आपको जो है करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ना होगा कि इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। यस, दिस इज करेक्ट। तो अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है, इट प्रोटेक्ट्स यंग चिल्ड्रन फ्रॉम न्यूमोनिया, मेनिंगिटिस एंड ब्लड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय whom, which स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से जो भी ये इन्फेक्शन, ये डिजीज होती है, इनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये इट इज 80% इफेक्टिव अगेंस्ट मेनिंगिटिस, सेप्सिस एंड न्यूमोनिया, ठीक है। एंड डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। तो ये लॉजिकली सोचो कि अगर ये डिजीजेस नहीं होगी, इफ दीज डिजीजेस डू नॉट हैपन, राइट, ये डिजीजेस अगर नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो जो है डेवलप नहीं होगा। तो डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स, राइट, इज रिड्यूस्ड, ओके। एंड दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट, राइट। नाउ एक चीज देखो, मेडिसिन में कोई भी चीज है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। अभी आपने देखा ना, कोविड वैक्सीन, नो वैक्सीन इज लाइक 100% की 100% प्रोटेक्शन। कोविड वैक्सीन के केस में हम पढ़ रहे हैं कि 60 कि 70%, कुछ 80% जो है सेकंड डोज, कुछ 96% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो बट नथिंग इज 100%, कुछ भी 100% नहीं, ठीक है। एंड इनफैक्ट एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन पॉसिबल है, तभी कोविड वैक्सीन देने के बाद आपको 15-20 मिनट तक बिठाया जाता है। तो ये सब वैक्सीन में के केस में, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड हटाओ, द आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली, ठीक है।
just a second, there is some issue. Okay, तो लेट्स कंटिन्यू, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद हमने 2013 से लेके 2020 तक के सारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना सिर्फ किए हैं बट एनालाइज भी किए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे भी, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और आप सोच सकते हो कोई क्वेश्चन अगर ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आया तो उसका आंसर क्या हो सकता है। दीज कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। यस, यस, नैनो टेक्नोलॉजी का एक ये पर्पज है। Artificial blood capillaries, carbon nanotubes, yes, it could be used as that. These can be used in biochemical sensors, yes, and are biodegradable, yes, क्योंकि अगर आप इसको ड्रग डिलीवरी के लिए यूज करोगे, अगर बॉडी में रह जाएगा तो फिर ऐसा ऐसी चीजें ड्रग डिलीवरी के लिए यूज नहीं करते, दे हैव टू बी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3 4। एंड अप्लाइंग अवर लॉजिक कि जहां अब आप अभी तक आप देख चुके होंगे कि जहां भी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं वहां मोस्टली सारे जो एप्लीकेशन से करेक्ट है, ठीक है। Now consider the following statements. Genetic changes can be introduced in cells that produce eggs or sperms of prospective parents. ठीक है, सो ये भी आपका जो है ये बेसिकली क्या है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन दैट। ओके, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। And human-induced pluripotent stem cells can be injected in the embryo of a pig. Now, pluripotent cells ऐसी cells होती हैं जो differentiate हो सकती हैं different type की cells में, ठीक है। और induced मतलब ओरिजिनली डिफरेंशिएटेड सेल को हमने इंड्यूस किया कि वो वापस अपने प्लूरिपोटेंट फॉर्म में चले जाए, ठीक है। और जब इंड्यूस करके उसको फिर हम क्यों पिग के एम्ब्रियो में इंजेक्ट करें, क्योंकि रीजनरेटिव मेडिसिन कि उसके थ्रू जो है पिग के एम्ब्रियो में वो डेवलप होगी तो अलग अलग टाइप की हमें जो है सेल्स मिल जाएगी जिसको हम फिर जो है रीजनरेटिव जो है ह्यूमंस के लिए जो है एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये ट्राई किया जा रहा है बट अभी तक हुआ नहीं, तो द आंसर कम्स आउट टू बी डी, ठीक है। द आंसर आ जाता है आपका डी। Now next question is 68. With present state of development, AI, which of the following can effective, which artificial intelligence can effectively do which of the following? So again, application of technology और application of technology में 3 क्वेश्चन लगातार आए, आप समझ सकते हो कि क्या होगा। Bring down the electricity consumption in industrial units. Create meaningful short stories and songs. Disease diagnosis. Text to speech conversion. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैं समझता हूं आप सबको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, ठीक है, कि यार फिफ्थ वाला कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। क्या फोर्थ हो सकता है? हाँ, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप प्ले स्टोर में देखोगे हैं भी। फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ। अब आ जाओ, वन है या नहीं है? ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यस, एआई प्लस आईओटी दोनों मिलके जो है डिवाइसेस को इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है रिड्यूस किया जा सकता है। वन है, तो चलो सी भी खत्म हो गया। अब 1 3 4 और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब 2 देखना है, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, और 3 देखना है, एंड सॉन्ग्स। यस, दिस कैन बी डन। ओके, ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट जापान में तो एक वर्चुअल एआई जो है उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, जापान में, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल भी है। और डिजीज डायग्नोसिस के लिए भी एआई यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज योर डी, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि आप कैसे एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी के कि क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। वीएलसी यूजेस, उसके क्या पूछ रहे हैं, वीएलसी टेक्नोलॉजी के फीचर्स, ठीक है। So VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780. नाउ फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में जो है अगर पता है तो ही, मतलब मान लो सारे स्टेटमेंट्स ऐसे फैक्चुअल है, तो अगर क्लियरली पता है तो ही करना है, अदरवाइज ऐसे आप मतलब तुक्के नहीं मारना है इसमें, ठीक है। नाउ VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब ये थोड़ा एक जो फीचर है, अब आपको सबको पता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कहाँ यूज होती है, लाईफाई में। और लाईफाई में आपको सबको पता है वो शॉर्ट रेंज क्यों है, क्योंकि बैरियर्स आ जाएंगे जहां भी,
तो वहां पे विजिबल लाइट पहुंच नहीं पाएगी, वहां पे जो है सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा। तो दी स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इफ 2 इज इनकरेक्ट देन आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। तो देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज एलिमिनेशन कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी क्लियर है, बट जहां पे जैसे इससे पहले आपको जो है IRNSS में 5500 फैक्ट आया था, तो फैक्ट्स में प्लीज एलिमिनेशन नहीं एलिमिनेट करना। जहां एकदम प्योरली फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है वहां तुक्केबाजी या एलिमिनेशन नहीं लग सकता। ठीक है, वहां तुक्केबाजी एलिमिनेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, Now, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया सी। VLC has no electromagnetic interference. Yes, this is correct. And transmits large amount of data faster than Bluetooth. In fact, faster than Wi-Fi, तो faster than Bluetooth तो है ही। ठीक है, ये आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज 400 to 700, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 375 to 780। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। Now, in India, the term PKI is used in context of public key infrastructure. किस context में इंडिया में यूज किया जा सकता है? डिजिटल सिक्योरिटी के। ठीक है, सो डिजिटली जो आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो उसे सिक्योर्ड वे में जो है सेंड करना है, उसके लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है। ठीक है, और पीकेआई होता क्या है? इट इज सेट ऑफ रोल्स, पॉलिसीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोल्स, पॉलिसीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर, जिसके थ्रू हम जो है क्रिएट, मैनेज, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट, यूज, रिवोक डिजिटल सर्टिफिकेट्स। और डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या करते हैं? ये सिक्योरली जो है इंफॉर्मेशन जो है कि ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड मैनेज पब्लिक की इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज at present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out using drones? Now again this is something on based on एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं दे आर बेस्ड आइदर ऑन द फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी कोई टेक्नोलॉजी पढ़ो उसके बारे में ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अभी तक तो आपको कुछ तो समझ में आ ही जाना चाहिए। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, यस कर सकते हैं। इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, यस कर सकते हैं। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स ऑफ स्पाउटिंग व्हील्स फॉर डीएनए एनालिसिस, यस कर सकते हैं। तो द आंसर इज डी, राइट, इट इज करेक्ट। all of the following are correct. Now the experiment, देखो Voyager 2 2020, Voyager 1 and 2 पढ़ लेना। ठीक है, 1 and 2 पढ़ लेना अच्छे से। मान लो अगर पढ़ा होता तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, now the experiment will employ a trio of spacecraft flying in the formation in shape of a equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long. तो ये मैंने शायद से आपको कल भी पढ़ाया था। ठीक है, कल भी एक बार पहले आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट, आइडिया या टेक्नोलॉजी। सो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट, आइडिया, टेक्नोलॉजी आती है वो उसको एक बार अच्छे से करनी है अगर वो रिसेंट में आती है। ठीक है, has sides 1 million kilometers long with laser shining between the craft. The experiment in the question refers to, अब लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए यहाँ पे, प्लीज ऑफ Voyager 2 और न्यू होराइजन्स। ये देख लेना न्यू होराइजन्स किसके लिए, ठीक है, और Voyager 1 और 2 किसके लिए। ठीक है, तो लीजा, पाथफाइंडर एंड इवॉल्व्ड लीजा, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी। सो लेट मी टेल यू द आंसर इज डी, इवॉल्व्ड लीजा। तो लीजा पाथफाइंडर बेसिकली एक्सपेरिमेंट है या पायलट मिशन है या एक्सपेरिमेंटल मिशन है फॉर इवॉल्व्ड लीजा। तो लीजा पाथफाइंडर इज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन फॉर इवॉल्व्ड लीजा। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल वेव्स को, और पर्पस क्या है इसका, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट। अब आप पूछोगे जो कैलटेक का जो ओरिजिनल वो था जो हमने यहाँ पे अर्थ पे बना रखा था डिटेक्ट करने के लिए, उससे क्या प्रॉब्लम, वो बहुत ही छोटी लेंथ है उसमें, तो उसकी सेंसिटिविटी जो है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत कम है। इसकी सेंसिटिविटी इवॉल्व्ड लीजा की बहुत ज्यादा होगी टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो द आंसर इज डी। नाउ लेट्स डू आवर लास्ट क्वेश्चन। तो सोलर वाटर पंप्स के ऊपर है। सोलर वाटर पंप्स कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट सबमर्सिबल पंप्स। तो देखो पंप्स दो टाइप के होते हैं, सरफेस पंप्स जो वाटर के बाहर होते हैं, सरफेस पे होते हैं, राइट, सबमर्सिबल जो वाटर में डुबा देते हैं, राइट, ऐसे दो पंप्स होते हैं। सो सोलर पावर, भाई सोलर पावर तो पावर ही देगा। अब किसी भी टाइप का पंप हो उसको सोलर पावर जब तक सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर सकता है वो पंप जो है चल सकता है। तो ऐसा कोई रीजन हमें दिखता नहीं कि व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सबमर्सिबल पंप्स। So this is wrong. Solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston.
तो अगेन आप सोचो कि सोलर पावर जब तक इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, जब तक वो उसको पावर दे रहा है, तब तक वो किसी भी टाइम का कितने भी हॉर्स पावर का पंप हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो या पिस्टन पंप हो, उसमें वो पंप का मतलब कैसे चलता है, वो मैकेनिज्म है पंप का ऑपरेशन का। बट सेंट्रीफ्यूगल हो पिस्टन हो, जब तक उसको सफिशियंट पावर मिल रही है, तब तक सोलर पावर जब तक प्रोवाइड कर पाए तब तक उसको चला सकता है। So this is also wrong. The correct answer is D. Okay, the correct answer is D. Right? So now this sums up our science and technology का PYQ. प्लीज यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। और एक दिन, बस एक दिन, जस्ट वन डे आप दो करंट अफेयर्स करने में, ये पीवाईक्यू देखने के बाद, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ एक और चीज करनी कि पीवाईक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कही है देखने के, होपफुली आप नोट डाउन कर रहे हो, नहीं नोट डाउन कर रहे आप वापस जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। बट उसको जरूर कर लेना, ओके, क्योंकि उन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। और इतना आप कर लोगे, ट्रस्ट मी, आपका साइंस एंड टेक जो है करंट अफेयर्स कर लो, और ये पीवाईक्यू में जो चीजें मैंने बताई है वो कर लो, काफी अच्छे से आपका साइंस एंड टेक का हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। एंड कल से आपका हिस्ट्री का शुरू होगा जो सौरभ सर लेंगे। सो प्लीज कीप स्टडिंग। और आई नो जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है आप स्ट्रेस में आ रहे हो, बट स्ट्रेस मत लो, आपने बहुत मेहनत की है। अब यही सोचो कि बाकी बचे 9 दिन भी और ज्यादा मेहनत करके जितना ज्यादा मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं वो निकालना है। माइंड का फोकस ये होना चाहिए, ये स्ट्रेस में मत पड़ना, ठीक है। So guys, with this, we are ending this lecture. Thank you very much and see you again next time.